मुरादाबाद में शिक्षा व्यवस्था में लगातार बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस दौरान टीएमयू की डीन डॉक्टर मंजुला जैन से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि आज डिग्री देना सीमित नहीं है और बल्कि बच्चों को तैयार करना है कि ग्लोबल फ्रेम में लाने के लिए बच्चों को 4 प्रमुख स्तंभों से तैयार करना है। देखिए, जब मुरादाबाद की बात आती है तो मुरादाबाद शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अग्रसर है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुरादाबाद के युवाओं को एक बेहतर शिक्षा दे रहा है, मुरादाबाद की जनता के लिए काम कर रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तीर्थंकर यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी किस तरीके से कार्य कर रही है, इनका क्या इनिशिएटिव है, क्या मोटिव है, आगे फ्यूचर को लेकर इनके क्या प्लान्स हैं। नई शिक्षा नीति की जब बात आती है तो नई शिक्षा नीति को लेकर टीएमयू किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है, आइए यही जानते हैं टीएमयू की डीन प्रोफेसर मंजुला जैन से। वेलकम मैम। धन्यवाद। जब हम बात करते हैं शिक्षा जगत की, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आज हायर एजुकेशन को आप किस तरीके से देखती हैं? सिर्फ एक एजुकेशन, एक डिग्री के तौर पर, या फिर आपको लगता है कि हायर एजुकेशन वाकई में हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि किस तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी इसके थ्रू डेवलप होगी? मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में हायर एजुकेशन केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल है एक सोशली एथिकली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में स्टूडेंट्स को तैयार करना। और मेरा ये मानना है कि नॉलेज, स्किल और एक वैल्यू सिस्टम एज वेल एज एक अडेप्टेबिलिटी, ये 4 स्तंभ हैं जिन पे हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, और ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। तो यूनिवर्सिटीज़ का रोल बहुत बड़ा है, और ग्लोबली अलाइंड एजुकेशन और फ्रेमवर्क में अगर हमें अपने बच्चों को लेकर आना है तो आज की इस चुनौती को हमें स्वीकार करना है। और हम एज यूनिवर्सिटी सिस्टम अपने सारे ऑपरेशंस को, अपनी सारी वर्किंग को अलाइन करते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ, बेंचमार्किंग के साथ। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद कोई भी एक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी जिस तरीके के कदम उठाना चाहती है वो हमने समय से पूर्व उस पर अपना एक थॉट प्रोसेस भी रखा, और आज हम उसको क्रियान्वयन में भी लेकर आए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो सोचा, आपकी जो सोच थी, आप उसे धरातल पर अमली जामा पहना रहे हैं, क्रियान्वयन में आप उसे लेकर आए हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी एजुकेशन सेक्टर की हम बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे दिमाग में ज़रूर आती है। तो नई शिक्षा नीति ने लोगों को ना कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे मानो लचीला बना दिया हो, और लोग जो है वो बहुत ज्यादा वैचारिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा सोचने भी लग गए हैं। टीएमयू इस बारे में क्या सोचता है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, और इस दिशा में कैसे अमली जामा पहनाते हुए इसे आगे लेकर आ रहा है? जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जुलाई 2020 में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी उन अग्रणी इंस्टीट्यूशंस में था जिसने सबसे पहले इसका संज्ञान लिया, और हमने 2021 से इस पे काम करना शुरू कर दिया था, और हमने इसको फेज वाइज इंट्रोड्यूस किया, और 2023-24 में हम इसको पूर्णतः पाठ्यक्रमों में लेकर आए। और आज में हमने करीबन 11 से 15 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो एनईपी पर फुल्ली बिल्कुल ऑपरेशनल हैं। और हमें इसमें कुछ चैलेंजेस भी आए, क्योंकि ये कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम्स, जहाँ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मैनेजमेंट पढ़ सकता है और हेल्थ केयर का स्टूडेंट डेटा साइंस पढ़ सकता है, तो इन सब चीज़ों को हमें ऑपरेशनलाइज करने में थोड़ा माइंडसेट चेंज का इशू भी आया था। बट उस चैलेंज को हम लोगों ने एक फेज वाइज जो ट्रेनिंग्स थी और अपनी फैकल्टी, इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स को एक ट्रेन करा, उसकी एक प्राथमिकता उनको बतानी ज़रूरी थी। और आज हम ये कहेंगे कि हम उन सफल इंस्टीट्यूशंस में से हैं जिन्होंने एक एनईपी को एक मूर्त रूप दिया। और हमारा पहला बैच भी 26-27 में अब ग्रेजुएट होगा, और इसमें हमने यही कोशिश करा कि बच्चों को केवल हम क्लासरूम लर्निंग तक सीमित ना रखें, रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ इनोवेशन और स्किल इंटीग्रेशन को हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया। और हमने अपना एक इनोवेशन इकोसिस्टम भी डेवलप किया है, और जिसमें बच्चा केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट तक सीमित नहीं है, वो अपना स्टार्टअप आइडिया सोच पा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को हमने उसके करिकुलम में एम्बेड किया। तो ये बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे, डेवलपमेंट्स थे, जिसने हमारी यूनिवर्सिटी को एक अलग मुकाम पर भी पहुंचाया। और अगर मैं कहूँ तो हमारे आज 4 मिनिस्ट्रीज से रिकॉग्निशन है उन सारे इनोवेशन इकोसिस्टम का, जिसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है,
MSME है, DST है और स्टार्ट इन यूपी है। हमने करीबन मान के चलिए कि 2 से 10 करोड़ तक का हमारे पास ग्रांट सैंक्शन है और हमने अपने बच्चों को करीबन 40 लाख रुपए का एक मिनिस्ट्री से और करीबन 60 लाख रुपए का एक मिनिस्ट्री से ग्रांट भी दिलवाया। तो हमारा बच्चा अब NEP का भरपूर फायदा उठा पा रहा है। वो केवल क्लासरूम तक नहीं, बट वो अपना स्टार्टअप आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो TMU निभा रहा है, TMU कर रहा है, क्योंकि आज का वक्त एक ऐसा वक्त है जहां वाकई में यूनिवर्सिटीज को ये जरूरत है कि आप सिर्फ क्लासरूम लर्निंग तक सीमित नहीं रहें, बल्कि आइडिया से इनोवेशन की तरफ भी आगे बढ़ें, क्योंकि आज का युवा स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप इनकी तरफ देख रहा है, बड़ी बड़ी निगाहों से देख रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि मिनिस्ट्री से भी आपने हेल्प ली, तो जो न्यू स्टूडेंट्स TMU में एनरोल करना चाहते हैं और उनके मन में कुछ आइडियाज हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है TMU से एजुकेशन लेने के बाद हम उन आइडियाज को इनोवेशन की तरफ लेकर जाएंगे, तो TMU कैसे उन्हें, न्यू स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, कैसे गाइड करेंगे आप उन्हें? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हमने इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्यूबेशन सेंटर अभी डेवलप किया है अपने यूनिवर्सिटी में, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं हम उनको पहले से ही बता के चलते हैं कि यहाँ आपको केवल क्लासरूम लर्निंग नहीं बल्कि आपके आइडियाज़ को पंख मिलेंगे। और मेरे हिसाब से मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने एक पूरा IPR सेल डेवलप है। उनके जो आइडियाज़ हैं उनमें अगर पेटेंटेबिलिटी होती है, पहले हम उसको पेटेंट भी कराते हैं। फिर उनके स्टार्टअप आइडियाज़ अगर हमें लगता है कि हाँ उसमें दम है, तो हम उस पे, हमारे पास इंडस्ट्री एकेडमिया से बहुत बड़े बड़े जो मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ऑन बोर्डेड हैं। सो वो हमको हेल्प करते हैं कि कैसे हम उनको स्टेज वाइज आगे तक लेके जाएं, ताकि जो आइडियाज़ हैं वो एक इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस के तौर पर हमारी जो लोकल नीड्स हैं, ग्लोबल नीड्स हैं, उनके लिए एक रेडी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे इस समय 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड हैं, जिसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी एज वेल एज जो कम्युनिटी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम उनको यहाँ पर एक महत्व देते हैं। और हमारे बच्चों के लिए इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि वो केवल एक जॉब सीकर ना बन के अब एक जॉब क्रिएटर के रूप में अपना स्थान बना रहे हैं। आगे आने वाले सालों के लिए आप हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको और भी ज़्यादा क्वालिटिव बनाने के लिए किस चीज़ के रोल को आप इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मानती हैं? लीडरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर सिर्फ एजुकेशन, या न्यू क्रिएटिव आइडियाज़? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको एक इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक एजुकेशन इम्पार्ट करनी है तो यू नीड द मिक्स ऑफ ऑल, दैट इज विजनरी लीडरशिप with technology enabled research driven ecosystem which is flexible. So if you are integrating all these, क्योंकि क्या है, देखिए, टेक्नोलॉजी टूल देती है, रिसर्च आपको दिशा देती है, और फ्लेक्सिबिलिटी आपको अवसर देती है, और एक अगर विजनरी लीडरशिप होती है तो ये आपको एक इम्पैक्टफुल सोल्यूशन देती है। सो आई थिंक ऑल दीज आर द मिक्स फॉर अ सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन। TMU में ये सब है? आई थिंक आपको यहाँ का जितना मैंने अभी आपको बताया, विजनरी लीडरशिप से ही सब चीज़ें ड्रिवन है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑनरेबल चांसलर सर श्री सुरेश जैन जी, हु इज़ अ ट्रू विजनरी, और उनकी लीडरशिप में हम सब लोग वो सारे कदम उठा पाते हैं क्योंकि हमको वो ऑटोनॉमी ऑफ वर्किंग है। तो मैं यही कहूँगी कि ये सब उनकी सोच का असर है, क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी है तो दिशा और दशा बदलने में वक्त नहीं लगता। बिल्कुल, ये लाइन आपने बहुत अच्छी कही है कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो दिशा और दशा बदलने में वक्त नहीं लगता है, और अच्छी सोच के साथ आप निश्चित तौर पर जीवन में कई मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी सोच के साथ आप अच्छा ही काम करेंगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए, थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत में प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट के आंकड़े साझा किए हैं। देखिए। उत्तर प्रदेश में 10 सूची जारी हो चुकी है SIR के बाद। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, किस तरीके से जारी हुआ है और कितनी कमी वोटरों में आई है और कितनी वृद्धि हुई है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जो SIR हुआ है उसमें 6 जनवरी 2026 को हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की थी। तो उस दिन हमारे थे मतदाताओं की संख्या थी 12,55,56,025, जो अब बढ़ के
अप्रैल को जो हमारी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, इसमें बढ़ के 13,39,84,792 हो गई। सो इस प्रकार इसमें वृद्धि हुई है लगभग 84,000 की। सर देखा जाए जो फ्रीज डेट सूची थी उसके बाद से कितनी बढ़ोतरी हुई और एसआईआर की प्रक्रिया के पहले कितना मतदाता थे और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद कितने मतदाता और कितनी कमी आई? अगर हम तुलना करें एसआईआर के प्रारंभ होने से पहले मतदाताओं की संख्या से एसआईआर की समाप्ति पे जो संख्या है, तो पहले 15,44,00,000 से अधिक मतदाता थे और जो अब 13,39,84,792 हैं। सो पहले के मुकाबले 2,04,45,300 मतदाताओं की संख्या में कमी आई, जो प्रतिशत अगर देखें तो 13.24% होता है। सर ड्राफ्ट सूची के बाद कौन से ऐसे जिले रहे हैं जहां पर मतदाता सूची में कमी आई है या सबसे ज़्यादा जिले कौन से ऐसे रहे हैं जहां पर मतदाता सूची में बढ़ोतरी हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम कंपेयर करें ड्राफ्ट मतलब प्री एसआईआर शुरू होने से पहले 27 अक्टूबर 2025 के आंकड़ों से, तो उत्तर प्रदेश में जैसे 2,04,45,300 की संख्या में कमी आई, ऐसे ही प्रदेश के हर ज़िले में जो अब संख्या है मतदाताओं की वो पहले से कम है। कौन कौन से ऐसे जिले रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? वृद्धि तो नहीं हुई है, संख्या में कमी आई है। अगर हम प्री एसआईआर से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कमी लखनऊ ज़िले की है 22.89%, फिर गाज़ियाबाद, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। प्रतिशत में देखा जाए तो 27 अक्टूबर 2025 के मुकाबले अब जो 10 अप्रैल 2026 को मतदाताओं की संख्या है वो सबसे ज़्यादा कमी इन 5 जिलों में आई। मतलब साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये एसआईआर प्रक्रिया हुई इसके बाद का इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। अमरोहा में ग्रामीण